हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि 130 से ज्यादा समुद्री विशालकाय जीव जिसे व्हेल कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आकर फंस गईं और उनमें से अब तक जो न्यूज आ रही है 26 की तो भाई मृत्यु भी हो चुकी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक घटना मात्र नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाली ये एक सामान्य घटना है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें जो विशालकाय समुद्री जीव हैं ये तट में आकर फंस जाते हैं और एंड ऑफ द डे इनकी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाती है, सड़ने के कारण, इनमें गैस बनने के कारण। और यह घटना कॉमनली देखी गई है ऑस्ट्रेलिया के एरिया में, न्यूजीलैंड के एरिया में। ये जो पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं एंशिएंट टाइम की है और तब से आपको ये जीव जो है वो तटों पर फंसता हुआ दिखाई देगा। क्या ये एक प्राकृतिक घटना है या फिर एज ऑलवेज हमेशा की तरह इस घटना के पीछे मानव नाम के एक ऐसे क्रूर जीव का हाथ है जो हर एक जीव के लिए आज के समय पृथ्वी पर संकट बना हुआ है। अब आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको न्यूज से अवगत कराएं तो आप पाएंगे कि 25 अप्रैल के घटना है यह सुबह 11 बजे की, जहां पर यह बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में पर्थ नामक सिटी के पास, आई थिंक आपने ये नाम सुना है और आपने ये नाम जरूर सुना होगा अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो। पर्थ नामक सिटी के पास जो बीचेस है वहां 160 से ज्यादा जो पायलट वेल्स हैं, वेल का एक प्रकार है, अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ये जो वेल्स हैं ये आकर बीच पर फंस गईं और ये जो है वो पोर्ट्स में फंसी थी, अर्थात इनके जो ग्रुप्स होते हैं उसमें ये फंसी हुई थी। ऐसे कई ग्रुप्स थे इन वेल्स के जो तट पर आकर फंस गए। काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली भी ये घटना है कि इतनी मैसिव नंबर में ये वेल्स वहां कैसे पहुंची और क्या इनके इस प्रकार की स्थिति के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज पर चर्चा करें कि इसे कहा क्या जाता है। इसे कहा जाता है सेटेशियन स्क्रेडिंग, अर्थात सेटेशियन का अर्थ होता है विशालकाय स्तनधारी जीव, जिनमें वेल्स आती हैं, डॉल्फिन्स आती हैं, और साथ ही स्क्रेडिंग का मतलब होता है बीच में आकर फंस जाना। अब यह जो स्थिति है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, याद रखिए कि यह नई निर्मित स्थिति नहीं है, यह पहले भी होता रहा है। यानी कि विशालकाय स्तनधारी जीव, जैसा आप इस इमेज में भी देख पाएंगे कि ये अक्सर जो है वो बीचेस में आकर फंस जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पायलट वेल के बारे में आपसे चर्चा करूं तो मनुष्य से लगभग 4 से 5 गुना तक बड़ी हो सकती हैं। और ये जो डायग्राम है छोटा सा आपको ये समझाने का प्रयास करेगा भाई कि आकार में किस प्रकार की होती हैं। आप यहां ग्रीन बेल्ट में इसका एरिया भी देख पाएंगे और स्पष्ट तौर पर आपको समझ में भी आएगा भाई कि जो सेटेशियंस की पॉपुलेशन है, इन जनरल भी इस चीज को जाने कि जो सेटेशियन की पॉपुलेशन है, या मैं कहूं सामान्य तौर पर वेल्स की जो पॉपुलेशन है, ये ठंडे एरियाज में रहती है ज्यादातर केसेस में। अर्थात ये जो मैमल्स हैं, ये जो स्तनधारी जीव हैं, ये थोड़े ठंडे एरियाज में आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। अब अगर हम चर्चा करें कि अगर ये पहले से भी हो रही एक घटना है तो इसके पीछे मानव जनित कारण कैसे, तो भाई एक चीज तो आप समझ लें कि जी हां, ये पहले भी होने वाली एक घटना थी, लेकिन इसके पीछे का एक सामान्य कारण जो बताया जाता था वो ये था भाई कि जो ज्वार भाटा आता है, अर्थात हाई टाइड एंड लो टाइड्स जो आती हैं पृथ्वी पर, उनके कारण हाई टाइड के समय तटों के समीप ये जीव पहुंच जाते थे। हाई टाइड होने पर ये तट पर रह पाते थे, लेकिन लो टाइड में ये वापस नहीं जा पाते थे और किसी छोटे से स्थान पर जहां पानी हो वहां फंस जाते थे। इस प्रकार की इमेजेस से आपको समझ में आएगा कि ऐतिहासिक तौर पर भी हिस्ट्री जब से मानव लिख रहा है तब से भी आपको ये जीव जो है वो तटों पर फंसने की घटना के रूप में वर्णित दिखाई देंगे। तो भाई बात खत्म हो चुकी है, चर्चा समाप्त हो चुकी है इस बारे में कि ये जीव जो है वो कैसे फंसे। पर यहां पर एक फैक्टर नहीं है, यहां पर अर्थ के सबसे बड़े क्रिमिनल्स में से एक, अर्थात ह्यूमंस, अगर मैं कहूं तो रॉन्ग नहीं होगा। इसका रीजन बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं। जैसे अगर मैं नेचुरल फैक्टर्स की बात करूं तो एक तो नेचुरल डेथ भी होता है। नेचुरल डेथ, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई कई बार जो सेटेशियंस हैं या वेल्स हैं, ये तटों की ओर उच्च ज्वार के समय पहुंच जाती हैं और वापसी नहीं कर पाती, इस कारण जो है वो तटों में फंसने से इनकी डेथ हो जाती है। सेकेंडली, अगर मैं आपसे कहूं फॉलो मी स्क्रेडिंग, यह होता है अक्सर तब जब बड़े आकार के जो मैमल्स हैं, अर्थात स्तनधारी जीव हैं समुद्री, ये कई बार तटों की ओर छोटे स्तनधारी को देखकर जो है वो आ जाते हैं। अब उनको फॉलो करते हुए, ग्रुप्स में रहते हुए ये वहां तक पहुंचते हैं और उसके पश्चात वापसी नहीं कर पाते।
छोटे स्तनधारी तो कहीं ना कहीं वापसी कर लेते हैं, बड़े स्तनधारी नहीं कर पाते। ये दो नेचुरल फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब इसमें इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन, और ह्यूमन की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज इन्हें प्रभावित करती हैं। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं तो याद रखिए, समुद्र में तापमान परिवर्तन होने से सोनार नेविगेशन डिस्टर्ब होता है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तापमान में परिवर्तन करता है, कहीं ना कहीं सोनार नेविगेशन इससे प्रभावित होता है। पर इससे भी ज्यादा तब प्रभावित होता है जब हम माइक्रो डस्ट जो है वो तटों पर छोड़ देते हैं। माइक्रो डस्ट से आशय यह है, कई बार जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए भी इन्हें तटों में डाला जाता है। अन्य किसी भी कारक से अगर आप कोई भी ऐसा भारी पदार्थ पानी में मिला दें या प्रदूषक पानी में मिला दें जो कि पानी में उपस्थित है, और साथ में वहां पर सेटेशियंस अर्थात स्तनधारी जीव हैं जो सोनार तरंगों का उपयोग करते हैं। अगर आपको ना पता हो तो सहज शब्दों में आपको समझाऊं तो याद रखिए कि सेटेशियन वो जीव हैं जो अपने द्वारा तरंग के थ्रू जो है वो नेविगेशन करते हैं अर्थात दिशा निर्धारित करते हैं। आपने चमगादड़ के बारे में अक्सर इस बारे में सुना होगा कि भाई एक तरंग निकालता है, वो किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस आती है। इस क्रिया में जो है वो चमगादड़ को अर्थात बैट्स को ये समझ में आता है सामने कोई ऑब्स्टिकल है क्या, रास्ता निर्धारित करने में इसका उपयोग होता है। कुछ उसी प्रकार से सोनार नेविगेशन का उपयोग जो है वो वेल्स भी करती हैं, और इन वेल्स के द्वारा जो है जब नेविगेशन करा जाता है और उसमें कोई भारी धातु या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जो सोनार नेविगेशन को डिस्टर्ब कर दे, तो ये अपने नेविगेशन का उपयोग नहीं कर पाती और बहुत अच्छी दृष्टि नहीं होती वेल्स की। शायद आप इससे परिचित हैं। तो भाई इस कंडीशन में ये भटकते हुए भी जो है वो कई बार तटों तक पहुंच जाती हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो एक समय पर मानव ने जो है वो कार्य अच्छे तौर पर करा था। एक प्रोजेक्ट था जिसमें यूरिया और आयरन फर्टिलाइजेशन करा जा रहा था, जहां पर आप पाएंगे कि आयरन की जो डस्ट है वो पानी में डाली गई थी ताकि वहां पर सी ग्रासेस उग सके, और ये जो सी ग्रासेस उगेंगी, ये ग्रासेस उगने पर जो है इन्हें जीव खाएंगे और भाई साथ में प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। कार्य तो बढ़िया था, लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः यह हुआ कि उस स्थान पर रहने वाली जो वेल्स थीं, जो शार्क्स थीं, वो तटों पर आकर फंसना प्रारंभ हो गई। रीजन इज कि हमने वहां पर ऐसी धातुएं डाल दी जो सोनार नेविगेशन डिस्टर्ब कर देती हैं। सो मानव की गतिविधियां भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। अब एक फैक्टर तो यह भी होता है भाई कि नेचुरल सी जो डेथ होती है उसमें भी खासकर जो जीव हैं सेटेशियन, इनकी मृत्यु के पश्चात इनका शरीर भी बहते हुए तटों तक आता है। और एक बहुत मार्मिक कर देने वाली एक मैं आपको परिस्थिति बताऊं तो इन सेटेशियंस में काफ़ी ज़्यादा फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ये अटैच होते हैं एक दूसरे से। एक सेटेशियन के एक मान लीजिए स्तनधारी की जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर का बहता हुआ कई बार हिस्सा या फिर पूरा शरीर भी फॉलो करते हुए आ जाती हैं वहां अदर मैमल्स। ये भी देखा गया है, काफी मार्मिक दृश्य होता है, और इस कारण भी कई बार जो है वो अन्य डॉल्फिन्स की या अन्य वेल्स की डेथ हो जाती है, जिसे कई बार सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई एक की मृत्यु के पश्चात सारी तट पर आकर रुक गई। पर इसके कोई सहज साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम केवल साइंटिफिक तौर पर इसे डील करें। तो याद रखिए कि ये न्यूज़ अब के समय चूंकि काफ़ी जो है वो डिस्कशन में है, तो इसलिए अपने आप को परिचित रखिएगा इस बात से कि सेटेशियन स्क्रेडिंग क्या होती है, ये किस प्रकार से जो है वो प्रभावित करती है इकोसिस्टम को। और एक वर्ड मैंने यूज़ करा था इनका ब्लास्ट होना बॉडी का, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके पीछे का सहज रीज़न ये है कि इनके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो धीरे धीरे करके बॉडी को जब डाइजेस्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अन्य गैसेस बनती हैं जो अंततः इनके शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। इस कारण शरीर जो है कई बार ब्लास्ट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। वो सभी आईएएस एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। याद रखिए स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के जो बैचेस हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप बाय यूजिंग AK लाइव कोड इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। सोचकर देखिए, आपको आपके प्री के पहले प्री का सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज, प्री की भी और मेंस की भी। 18 किताबों का सेट प्रोवाइड करा जाएगा, इसलिए आपको रेफरेंस बुक्स के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में इंक्लूडेड है रेसिडेंशियल प्रोग्राम। स्टडी IQ दिल्ली में अपने प्रीमाइसेस में अपने स्थान पर आपको बुलाकर आगे की पूरी तैयारी कराएगा। तो इस उम्मीद के साथ
कि मैं आने वाले समय में आप सभी आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।